हेलो फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने यूपी टेट एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा क्लास हो गया 4। इसके पहले मैंने 3 क्लासेस दे रखी हैं और सीडीपी के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस लेकर के मैं आ रही हूँ। मेरी टाइमिंग रहती है 12:45 PM, यानी दोपहर में आप सभी को ये वीडियोस देखने के लिए मिलती है। और यूपी टेट की तैयारी आप अच्छा कर सके, उसके लिए मैं पहले से ही पीवाईक्यूज जो है आप सभी को कराना स्टार्ट कर दी हूँ। इससे आपको क्या है कि पीवाईक्यूज का नॉलेज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को स्ट्रांग बना सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है वो आप कमेंट में बताइएगा। साथ ही अगर हम ऑप्शंस देखें, संज्ञान, संवेग, संवेदना और चिंतन, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग, क्योंकि हमने आप सबको बताया कि मैकडूगल ने संवेगात्मक मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, जिनकी इन्होंने जो है संख्या, वैसे मैंने कमेंट में पूछा था लेकिन मैं आप सबको बता देती हूँ कि इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जिसमें मूल कुछ प्रवृत्तियां जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा और कामुकता। वैसे ही आप पूरे जो है इनके 14 जो है मूल प्रवृत्तियां कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक, हेगार्टी, स्किनर या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। अगर हम बात करेंगे गेस्टाल्ट वाले मनोवैज्ञानिक में कौन कौन आते हैं, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए, इसमें कोहलर आते हैं और उसके साथ ही कुर्ट और कोफ्ता, ये जो है मुख्य रूप से माने जाते हैं। ठीक है, यह जो है मुख्य रूप से सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं या गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या फिर कल्पना? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, अगर हम पूर्व अनुभव के आधार पे अगर संवेदना के अर्थ की बात करें तो इससे हमें क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव कहलाता है। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दिया गया है 5 वर्ष के, फ्रेंड्स यहाँ होगा के मोहन की आयु, मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उनकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, बुद्धि लब्धि से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेट का यही लेवल होता है फ्रेंड्स। अगर आप बुद्धि लब्धि का जो है अगर सूत्र इसका आपको पता होगा, तो इसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। उस उनका बच्चे का वास्तविक आयु कितनी है, उसकी वास्तविक आयु इंटू 100 आपको करना होता है। इससे आपको पता चल जाएगा, जैसे अगर 5 वर्ष की मोहन की मानसिक आयु दे दिया है 8 वर्ष, तो आप सभी को यहाँ पे 8/5 रखना है, इंटू 100 करना है, यानी 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो आप सभी को याद रखना है कि अगर मानसिक आयु यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको याद रहेगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन अगर बाद में पूछे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बुद्धि लब्धि स्तर की बात भी यहाँ पर जो है पूछी जाती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद, अल्प और जड़, ये सारी बुद्धि लब्धियों को यहाँ डिवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, बोला गया है मंद बुद्धि वाले बच्चों का जो है बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सबको पता होगा कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 36 से लेकर के 49 के बीच में जो होती है बुद्धि लब्धि होती है, या मंद बुद्धि वाले कहते हैं। वहीं पे आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, यह कमेंट में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स आप कमेंट में बताते हैं तो इससे आपका भी प्रैक्टिस होता रहता है और हमें ये लगता है कि आपको वीडियोस पसंद आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रोशार्क इंक ब्लॉक टेस्ट, वहीं इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, जहाँ पर रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट के बारे में बताया गया कि व्यक्तित्व का मापन करता है, स्मृति का या बुद्धि का या सृजनात्मकता का। तो फ्रेंड्स मैंने कहा था कि जो क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे इसका मतलब उस क्वेश्चंस के पूछने के ज़्यादा चांसेस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। और हमने आप सबको बताया भी था कि व्यक्तित्व को रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट इसके मापन की एक प्रक्षेपी विधि है। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी विधि है, तो इसे एक बोलते हैं प्रक्षेपी विधि। क्या बोलते हैं? प्रक्षेपी
प्रक्षेपीय विधि बोलते हैं। ठीक है, यह एक प्रक्षेपी विधि है। साथ ही अगर बात करेंगे तो हरमन रोल्सा ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इसका मापन किया था। इसकी व्यक्तित्व मापन के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। फ्रेंड्स, अगर विस्मृति की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक दोषपूर्ण विधियां कौन सी इसमें से नहीं है। तो स्मरण करने की इच्छा, यह जो है विस्मृति का कारण नहीं है, क्योंकि विस्मृति मतलब होता है भूलना। तो सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व और सीखने की दोषपूर्ण बुद्धियां, ये सारे विस्मृति के कारण होते हैं। लेकिन स्मरण करने की इच्छा, यह जो है विस्मृति का कारण नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते तो वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, कहलाता है सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति या संभाव्यता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी सांख्यिकीय कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ज्ञान को प्रस्तुत भी किया जाता है संख्यात्मक रूप से, साथ ही तुलना भी किया जाता है और उसका व्याख्यात्मक विधि भी प्रस्तुत की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पिछड़े बच्चों के शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, गार्डन, सोनेल, बर्टन हॉल या सिरिल बर्ट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरिल बर्ट, क्योंकि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की जो अवधारणा दी है वो सिरिल बर्ट ने दी है। उसके साथ ही अगर इनकी बात करें तो इसके लिए इन्होंने चार्ल्स स्पीयरमैन के बैटरी परीक्षण का जो है उपयोग भी किया है। उसके साथ ही इन्होंने, इनकी बात करें तो यहाँ पर 1913 में इन्होंने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछ लिया जाए तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। चार ऑप्शन है, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और अभिक्षमता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्षमता, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को बता दें, जो एक उत्तम परीक्षण की मुख्य विशेषताएं होती हैं उसमें आप सभी का वैधता भी आता है, विश्वसनीयता भी आता है, वस्तुनिष्ठता भी आता है। उसी के साथ ही इसमें जोड़ लीजिएगा व्यापकता आता है, विशिष्टता आता है। ये सारे जो होते हैं विशिष्टता और उसके साथ ही व्यावहारिकता, ये सारे जो है आपके एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। लेकिन अभिक्षमता जो है इसकी, यह एक तरीके से परीक्षण नहीं माना जाता, यह परीक्षण की विशेषताएं नहीं है। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो फ्रेंड्स, बुद्धि के सिद्धांत से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत जो है ये भी दिया गया है, इसके द्वारा, बीने के द्वारा दिया गया है, बीने ने। और उसके साथ ही टर्मन तथा स्टर्न, ये जो वैज्ञानिक है इन्होंने एक तत्व का सिद्धांत दिया है। वहीं अगर हम बात करेंगे द्वितत्व का सिद्धांत, तो द्वितत्व का सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। ठीक है, और इसके साथ ही बहुतत्व की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हार्वर्ड गार्डनर ने बहुतत्व सिद्धांत का जो है, यहाँ पर एक मिनट फ्रेंड्स, हार्वर्ड गार्डनर जो है बहुतत्व सिद्धांत माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे नहीं शब्द पूछा है तो कौन सा इसमें से नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, प्रत्यागमन सिद्धांत जो है बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व और बहुतत्व आप सभी को पता चल गया। बीने ने एक तत्व का सिद्धांत दिया है जिसमें बीने, टर्मन और स्टर्न का नाम लिया जाता है, और द्वितत्व के सिद्धांत स्पीयरमैन और बहुतत्व का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर। एक तरीके से रिपीट कर दे रही हूँ कि अगर आपने सुना नहीं होगा, लिखा नहीं होगा, तो आप अच्छे से उसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। एड्रेनल ग्रंथि, पीयूष, लार और थायराइड ग्रंथि। तो फ्रेंड्स, इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि। एड्रेनल और पीयूष और थायराइड ग्रंथि, ये तीनों जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें दिया गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सबको संज्ञानात्मक विकास जो पियाजे की 4 अवस्थाएं इन्होंने दी है उसके बारे में हमने सीटेट में भी आप सभी को बता रखा था। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि पियाजे ने कितनी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका 4 ऐसे बन जाता है कि 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं? इंद्रियकामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये चारों अवस्थाएं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा है द्वितीय अवस्था, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि द्वितीय अवस्था उनकी कौन सी होती है। एक होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि इनकी द्वितीय अवस्था मानी जाती है। अब इनकी अवस्थाओं से भी क्वेश्चन पूछ लग सकता है कि इसकी समय कितना है।
तो यहाँ पे जो है 0 से लेकर के 2 वर्ष, तो यहाँ पे एक तरीके से बता दें, अगर इनका पूछ लीजिएगा समय, तो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक जो होता है इंद्रियकामक अवस्था का होता है, 2 से लेकर के 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 14 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये चारों अवस्थाएं आप सभी, और समय सीमा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम और उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी जो है विकास को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? इसमें देख सकते हैं ऑप्शंस दिए गए हैं, ड्यूवी, रॉस, वुडवर्थ और ड्रेवन। यहाँ पे चिंतनशील सोच की जो चर्चा की है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ड्यूवी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा एक शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या फिर कल्पना। तो फ्रेंड्स कल्पना जो है वह सामान्यीकरण तर्क आगमनात्मक तर्कों के रूप में नहीं जाना जाता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुए हैं, तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्मरण है, स्मरण है, धारण है या फिर चिंतन है? तो फ्रेंड्स ए यानी विस्मरण ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम आप सभी को बता दें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल मनुष्य में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात तथा का प्राकृतिक होती है, केवल कलाकारों में। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है और बहुत ही सरल है, आप आसानी से कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको डेली ऐसे ही आप सभी को 12:45 PM यानी दोपहर के आप सभी को ये वीडियोस मिलेंगी और डेली मिलेंगी, और उसके साथ ही CDP की अच्छी खासी तैयारी आपकी टेट की हो जाएगी। बातें साथ ही कमेंट में जो भी डाउट्स हो कमेंट करके जरूर पूछेगा। चैनल पे नहीं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा।